जस्टिस इन द डार्क के पिछले एपिसोड में हमने देखा जंग काइफांग और यांगबो भागने का ट्राई करते हैं, पर उनके ट्रक के नीचे एक बॉम्ब होता है। फेदू बॉम्ब नोटिस करता है और वेंजो को धक्का देता है, पर वो ब्लास्ट में आ जाता है। वो फेदू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तावरान और वेंजो सस्पेक्ट करते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में कोई मोल है। वेंजो के मॉम और डैड हॉस्पिटल पे आते हैं और सबके सामने वो डिक्लेयर करता है कि फेदू उसका लवर है। फेदू जाने बिना बार बार सो जाता था। कभी कभी वो जागता था, पर उसे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है या वो कहाँ पे है। उसे टाइम और स्पेस का कोई भी आइडिया नहीं था। उसके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था, जैसे कि वो एक लंबे हाइबरनेशन में जा रहा हो। 3 दिन के बाद उसे थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि उसके आजू बाजू में क्या हो रहा है। उसे बॉम्ब के बारे में भी याद आता है। वो डॉक्टर्स को सिंपल रिएक्शंस भी दे पाता है, और कभी कभी कंफ्यूजन में उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे विजिट करने आया है। आईसीयू में विजिट सिर्फ हाफ एन आवर की होती है और एक टाइम पे एक ही इंसान जा सकता है। फेदू मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉन्शियस या हाफ कॉन्शियस रहता था। वो कभी कभार अपनी आईलिड्स या फिंगर्स थोड़ी सी मूव कर पाता था। तावरान बाहर जाके बाकी सबको एक्साइटेडली कहता है कि उसने उसकी आंखें खुलती हुई देखी। वेंजो कहता है इम्पॉसिबल, मैं अभी ही गया था। उसके बाजू के बेड में जो था वो जाग गया, पर उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। तुमसे कोई गलती हुई होगी। तावरान कहता है उसकी आंखें सच में हिली, और सिर्फ एक बार नहीं। अगर डॉक्टर ने मुझे बाहर नहीं निकाला होता तो हो सकता है कि उसने अपनी आंखें भी खोली होती। वेंजो कहता है तो फिर ये सब इसीलिए हुआ होगा क्योंकि इसके पहले मैं गया था और तुम्हें सिर्फ सारी क्रेडिट मिल रही है। ये प्रोटेक्टिव गियर मुझे दो, मैं फिर से जा रहा हूँ। मुझे भी देखना है वो कितना हिलता है। तभी वेंजो की मॉम आती है और उन्हें बाहर ले जाती है। वो वेंजो को कहती है ये जो तुमने अभी कहा ना, वो मैंने पहले भी सुना है। तुम्हारे बॉर्न होने से पहले तुम्हारे डैड भी यही कहते थे। वो भी जिद करते थे कि तुम उनके लिए किक मारो, और अगर तुम उन्हें इग्नोर करते थे तो वो मुझे पोक करते थे। मुझे लगता है कि वो पोकिंग की वजह से ही तुम्हारा दिमाग इतना खराब है। फिर वेंजो की मॉम तावरान को एक जेंटल टोन में कहती है तो देखो ना, हम इसे ब्लेम नहीं कर सकते कि ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है। तावरान और वेंजो दोनों कुछ नहीं कह पाते, और इसके बाद ही तावरान को रियलाइज़ होता है कि वेंजो जेलस है। वेंजो की मॉम म्यू शेवचिन वेंजो और तावरान को काम देती है कि वो जो फ्रूट्स और ड्रिंक्स लाई है वो नर्सेस और डॉक्टर्स को बांट के आए। जब वो वेटिंग रूम से जा रहे थे तब लोकल न्यूज़ पे उन्होंने देखा कि जो हाइजिंग के किडनैपिंग की स्टोरी रिपोर्ट हो रही है। वेंजो और तावरान साथ में रुक जाते हैं। शाओचिन कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ वेंजो की सिगरेट्स लेके चली जाती है। रिपोर्टर पूछ रही होती है जब आपने कार क्रैश के बारे में सुना उसके बाद आपने ये सब प्लान किया, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? वाइजिन टीवी पे होता है और कहता है रिवेंज। कुछ रूमर्स की वजह से मेरे फादर हमेशा मुझे बुरा ट्रीट करते थे, मैं उनकी शैडो में नहीं जी सकता था। रिपोर्टर पूछती है क्या उन्होंने आपको मिसट्रीट किया, क्या कोई डोमेस्टिक अब्यूज़ था? हाइजिन हंसता है और कहता है यहाँ पे नॉर्मल डोमेस्टिक अब्यूज़ इमेजिन करना भी मुश्किल है। एक बार तो मुझे लगा था कि वो मुझे मार ही डालेंगे। हमारी प्राइवेट में जैसे भी रिलेशनशिप रही हों, हमें दूसरों को तो ऐसा ही दिखाना पड़ता था कि हम एक अच्छी फैमिली है। मेरे अडल्ट होने के बाद भी वो मुझे कंट्रोल करते थे। अगर वो मरे नहीं होते तो मैं चाहूँ तो भी ये कंट्री में वापस नहीं आ पाता। नहीं तो मैंने पहले ही बता दिया होता कि मेरे फादर जू जिनहाओ और जंग काइफांग कुछ गलत काम कर रहे थे। इंटरव्यूअर पूछती हैं फॉर एग्जाम्पल? हाइजिन कहता है फॉर एग्जाम्पल वो फॉरेन एंटरप्राइज यूज़ करके इलीगल प्रॉफिट्स बना रहे थे, मिलिशियस कंपटीशन कर रहे थे और कुछ मेजर क्रिमिनल एक्टिविटी भी कर रहे थे। ये मैं होने दे नहीं सकता था, स्पेशली तब नहीं जब मुझे पता चला कि उनका एक इलेजिटिमेट बेटा है। मैं बहुत गुस्सा था। शायद ये कुछ गलत होगा कहना, पर जब मैंने उनके डेथ के बारे में पहली बार सुना मुझे शॉक या ग्रीफ ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मैं सोचने लगा कि इसे यूज़ कैसे किया जाए। इन द एंड मैंने ये एक्सट्रीम मेजर लिया ताकि मैं उस इलेजिटिमेट सन को फ्रेम कर सकूं। यही मेरा प्लान था। फिर इंटरव्यूअर पूछती है कि उसको किसने हेल्प की। हाइजिन कहता है कि जिनिए ने उसे हेल्प की, और फिर टीवी पे इस बात का एविडेंस दिखाते हैं, उन दोनों के बीच के ईमेल्स दिखाते हैं और उनके बीच का मनी ट्रांसफ़र दिखाते हैं। तावरान कहता है नॉर्मली अगर ऐसा सेंसेशनल क्रिमिनल केस हो तो ये रिपोर्ट्स कुछ महीनों के बाद भी रिलीज़ नहीं हो पाती, पर ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं। मीडिया और हाइजिन ने ये जल्दी में तैयार किया है।
हाइजिन के लिए मुश्किल है अपनी फैमिली के बिजनेस के बारे में ये सब टैक्टफुली बताना। मुझे लगता है ये इतना अच्छा कर रहा है क्योंकि वो अपने भाई के लिए बदला चाहता है। वो अपने आप को पब्लिक में दिखा रहा है, ये सोचे बिना कि आगे उसका क्या होगा। ओह, तुम्हारी जगह पे मैंने रिपोर्ट भेज दी है और डायरेक्टर लू ने जो कहा उसके हिसाब से ये सब खत्म हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ये सुन के वेंजो हैप्पी नहीं लगता। वो सिर्फ एक हाथ आगे करता है। तावरान समझ जाता है और उसे एक सिगरेट का पैक देता है। वो दोनों एक कॉर्नर में जाके स्मोक करते हैं। वेंजो कहता है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? तावरान कहता है, कोई डेवलपमेंट्स नहीं है। हमने टॉप से बॉटम तक सबको एग्जामिन कर लिया है। लकीली क्योंकि तुम सस्पेंडेड हो तो सबको पता है कि ये बात सीरियस है और सब लोग ने अच्छे से कोऑपरेट किया है। पर हमें अभी भी ऐसा कोई नहीं मिला जिसको कोई प्रॉब्लम हो। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के हिसाब से तो मोल सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। वेंजो कहता है, जब ह्वाइजिन इंटेरोगेट हो रहा था तब वो सिक्योरिटी फुटेज हर कोई देख सकता था, पर तुमने कहा कि यांग बो के नीचे आने से पहले उसे ये फोटोग्राफ्स मिले थे। ये थोड़ा अजीब है। SID के सिस्टम के हिसाब से अगर किसी को भी फील्ड पे जाना हो तो उन्हें लॉगिन करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई अर्जेंट सर्कमस्टेंसेस हो तो ये फॉर्मेलिटीज़ बाद में हो सकती हैं, पर उसके लिए एक सुपीरियर की सिग्नेचर चाहिए। नॉर्मली ये शैडोइंग का काम ये बहुत अर्जेंट नहीं होता, तो हर कोई बड़े अच्छे से लॉगिन करके जाता है। यांगबो को शैडो जो कर रहे थे वो 4 आवर शिफ्ट्स पे थे। स्टार्टिंग में उनका ड्यूटी रोस्टर तो बनाया जाता है, पर जैसे काम आगे बढ़ता है मेंबर्स रैंडम से ही अपनी शिफ्ट स्वैप करते रहते हैं। नॉर्मली वेंजो को कोई ज़रूरत हो तो ही वो उनके लीडर को कांटेक्ट करता था, तो फिर लॉगिन किए बिना तो उसको भी नहीं पता होगा कि अभी ड्यूटी पे कौन है। पर यांगबो को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बहुत ही एक्यूरेट थी। तावरान कहता है, राइट, जो लोग उस दिन ड्यूटी पे थे उन्हें ही पता होगा कि उनके साथ कौन है, नहीं तो किसी ने सिस्टम में लॉगिन किया होगा। वेंजो कहता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम में सिर्फ हम दोनों हैं जिनके पास ये फील्ड वर्क चेक करने की अथॉरिटी है, और फिर हर एक डिपार्टमेंट के डेप्यूटी हेड्स और उनके सीनियर्स हैं। या तो इनमें से कोई मोल है या फिर ये सिस्टम को किसी ने हैक किया और जो IT वाले हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम्हें कौन सा आंसर पसंद आएगा? तावरान को इनमें से कोई भी आंसर पसंद नहीं है। कुछ देर के बाद वो अपने आप को फोकस करता है और कहता है, वैसे 2 अच्छी न्यूज़ है, जानना चाहोगे? वो कहता है, जंगी के कोऑपरेशन के साथ जो ग्रुप में उनकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी अच्छी चल रही है। पब्लिक वेलफेयर फंड की मनी लॉन्ड्रिंग का उनके पास कंक्लूसिव एविडेंस भी हो सकता है और उन पे रूमर स्प्रेड करने का, मार्केट रिगिंग का और ब्राइबरी का भी चार्ज लग सकता है। वेंजो कहता है, हम ये इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। और क्या? तावरान कहता है, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि उन्हें ये सब एविडेंस मिल रहा है तो हमने अब्रॉड से मदद मांगी है। तुम्हें याद है वो शेल कंपनी जो जंग काइफांग यूज़ कर रहा था वो गुंडों को पैसे देने? लास्ट ईयर उन्होंने एक डिपॉजिट किया था और उसके बाकी का पैसा उन्होंने रिसेंटली ही पे किया है। जो डिपॉजिट था उसका टाइम और डोंगचियान के पैकेजेस का टाइम मैच करता है, और जो बाकी का पैसा दिया था वो जो जिन्हा के कार क्रैश के बाद का था। वेंजो कहता है, कितने पैसे दिए थे? तावरान कहता है, दोनों को ऐड करें तो 6 फिगर्स। वेंजो कहता है, पर हमें नहीं पता ये पैसा कहाँ पे है। तावरान कहता है, वो डिपॉजिट उतना बड़ा नहीं था और ये एक शेल कंपनी का फॉरेन बैंक अकाउंट है। जैसे ही इन्हें पता चला वो भाग गए, पर ये शेल कंपनी ने डोंगचियान को चीज़ें भेजी हैं। उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट रहा होगा। हम बाकी के पैसे को अभी ट्रैक डाउन नहीं कर पाए हैं। हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये पैसा इलीगल प्राइवेट बैंक से होके ये कंट्री में आया ताकि वो डोंगचियान के पास जा सके। और जो जिन्हा का ड्राइवर कह रहा था कि उसके कार क्रैश के 1 दिन पहले उसने उस कार का नंबर प्लेट किसी को दिया था। हमें जंग काइफांग के विला में बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें भी मिली हैं। वेंजो कहता है, तो इसका मतलब है कि जंग काइफांग और यांगबो ने जो जिन्हा का कार क्रैश करवाया, एक ने असैसिन हायर किया और दूसरे ने इन्फॉर्मेशन दिलाई। और जंग काइफांग को जब लगा कि ये सब बाहर आ जाएगा तो वो यांगबो को लेके भागना चाहता था, पर उसने अपने ट्रक के नीचे एक बॉम्ब लगाया ताकि अगर हम उसे ढूंढ भी ले तो वो हम सबको साथ में लेके जाएगा। तावरान कहता है, देखने से तो ऐसा ही लगता है, पर हम कुछ एविडेंस मिस कर रहे हैं। वेंजो सोच में पड़ जाता है। जो जिन्हा के कार क्रैश के बाद जितना भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करने का ट्राई किया है वो सारा काम बड़ी मुश्किल से हो रहा था, पर जंग काइफांग के मरने के बाद एकदम से सब कुछ स्मूथली चल रहा है।
वेंजो कहता है, मुझे लगता है ये एविडेंस ढूंढना उतना मुश्किल नहीं होगा, ये केस जल्द ही रिजॉल्व हो जाएगा। कुछ देर के बाद वो कहता है, पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ सोच रहा था। आई डोंट नो कि ये कोइंसिडेंस है या नहीं। फेदू के फादर आज वेजिटेटिव स्टेट में हैं, तो वो एक कार क्रैश की वजह से है। तावरान जो ये सब अटेंटिवली सुन रहा था, उसे लगा था कि वेंजो को एक ब्रिलियंट आइडिया आया होगा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम से सब्जेक्ट चेंज होके फेदू के बारे में हो जाएगा। तावरान को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों लोग जो पहले तो एक दूसरे को देख के झगड़ने लगते थे, अब एक साथ कैसे हैं, और उनमें से एक इतना पागल क्यों हो रहा है। वेंजो पूरे 3 सेंटेंसेस भी नहीं बोल सकता था फेदू के बारे में कुछ कहे बिना। तावरान उसके शोल्डर को पैट करता है। कुछ दिन के लिए रुक जा, डॉक्टर ने कहा कि कुछ ही दिनों में वो जाग जाएगा और हर रोज़ उसकी कंडीशन स्टेबलाइज हो रही हैं। वो कुछ ही दिनों में उसे नॉर्मल हॉस्पिटल रूम में लेके जाएंगे और फिर तुम्हें उसे जितना देखना हो देखते रहना, ठीक है। वेंजो अपनी आइज़ रोल करके कहता है, तुम्हारे दिमाग में काम की बातें होती है या नहीं? मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास यहाँ पे कुछ करने का नहीं है, तो मैं वो रीडिंग प्रोग्राम को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो पहले रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होता था। मैंने उसका अनाउंसर ढूंढा और उसने मुझे लिस्ट दिया कि तब वो लोग क्या ब्रॉडकास्ट करते थे। उस टाइम पे हमने जैनेटर को नोटिस नहीं किया था, क्योंकि जब लाओयांग का खून हुआ था तब वो जैनेटर ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। पर अगर तुम उससे पहले जाओ, तब फेदू के फादर के कार क्रैश के बाद वो जैनेटर ने बुक चूज़ की थी, वर्दरिंग हाइट्स। कुछ देर के लिए तावरान कुछ नहीं कह पाता। वो सोचता है कि ये सब कैसे कनेक्टेड हो सकता है। ये सब इतना अजीब है कि अगर वो अपनी आंखों से भी देखे तो भी उसे 1 सेकंड के लिए तो लगेगा कि उससे कुछ गलती हुई है। फिर वो कहता है, अगर मैं ये सब ऑलरेडी नहीं सोच रहा होता तो मुझे लगता कि तुम्हें ब्रेन डैमेज हो गया है। अविश के फेदू जल्दी जाग जाए। वो सोचता है कि सिर्फ फेदू को ही पता होगा कि ये रियल लाइफ वर्दरिंग हाइट्स में क्या हुआ होगा। तावरान कहता है, पर इतने सालों में उसने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा अनयूजुअल बिहेवियर हमें कभी भी नहीं दिखा। लिसन, क्या वो लड़का मरियाना ट्रेंच से भी गहरा है या हम पागल हैं? ये मरियाना ट्रेंच को 2 दिन के बाद ICU से नॉर्मल रूम्स में लेके जाते हैं, जहाँ पे उसे कोई भी कभी भी विजिट कर सकता है। उसका हॉस्पिटल बेड जो इधर उधर हो रहा था, तब फेदू की एनर्जी बिल्कुल भी ना हो तो भी वो बार बार जाग जाता था। वो अपनी आंखें खोलने में बहुत स्ट्रगल करता था। शायद ये उसकी मेडिकेशन की वजह से है, या शायद उसने कितने लंबे टाइम में ऐसे आराम नहीं किया है। वो कुछ भी क्लियरली नहीं देख सकता था। एकदम से सब कुछ ब्राइट हो जाता है और वो अपनी आंखें स्क्वीज़ करने लगता है, और तभी उसकी आंखों के सामने कुछ आ जाता है। फिर उसे फोरहेड पे कोई किस करता है और फेदू शांत हो जाता है। वो पर्सन कहता है, आई एम हियर, सब कुछ ठीक है, तुम अभी आराम करो, जब तुम जागोगे तब हम बात करेंगे। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क का 15th एपिसोड ख़त्म होता है। मैंने ये पार्ट बुक के हिसाब से किया है बिकॉज शो ने काफ़ी सारी लिबर्टीज़ ली है, विच मेक सेंस, क्योंकि वो ही इज़ माई लवर वाला सीन अडेप्ट नहीं कर सकते थे। सो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी खुद की लिबर्टीज़ ली है टू शो कि पेसू और वेजाओ की रिलेशनशिप कैसी हैं। पर मैंने बुक कैनन का वर्जन लिया है। शो में दे डू दिस थिंग जहाँ फेदू वो वाइट स्पेस में होता है एंड उसकी मॉम उसे बुला रही होती है कि कम टू मी, कम एंड डाई विथ मी, और बाहर से वेंजो उसे अर्थ पे बुला रहा होता है कि कम लिव विथ मी। और फेदू कितना चाहता है कि मैं अपनी मॉम के साथ रहूं, पर वो वेंजो को अकेला नहीं छोड़ सकता, तो वो वापस आ जाता है। एंड दैट इज़ डेफिनेटली स्वीट। यू नो, समटाइम्स आई थिंक कि जो इसकी ऑथर है प्रीस्ट, हाउ द हेल डिड शी मैनेज कि इतने सारे अलग अलग प्लॉट पॉइंट्स एक साथ वीव किए। लाइक एक मिस्टीरियस ऑडियो बुक प्रोग्राम है, कोई पुलिस ऑफिसर मर जाता है, 2-3 कार क्रैशेस कनेक्ट करने हैं, और उसमें फेदू का इमोशनल रेजोनेंस डालना है, और उसमें फिर गवर्नमेंट करप्शन, पुलिस करप्शन डालना है। लाइक हाउ डज वन थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस? एंड क्योंकि जो ऑथर है उसने ये सब सोचा, तो वी गेट दिस मोमेंट जब सारे पीसेस एक एक करके फिट होने लगते हैं। द सेटिस्फैक्शन ऑफ
सीइंग के हर एक पजल पीस जो भी हमने अब तक देखा, सब कुछ एक साथ आके फिट होता है, इट्स सो सैटिस्फाइंग एंड इट्स सो गुड। वो जिस तरह ये पजल पीसेस फिट करने वाली है, इट्स सो अमेजिंग। I swear, this is one of my all-time favorite novels. Like, it's so good. And Priest ना एक टेक्निक यूज़ करती है कि she keeps repeating things. क्योंकि इसके प्लॉट पॉइंट्स इतने कॉम्प्लेक्स है कि आप शायद एक आध बार भूल जाओगे कि ये शेल कंपनी यहाँ पे थी या लॉयर वहाँ पे था, ऐसा कुछ आप भूल जाओगे शायद। बट द थिंग शी डज़ इज़ कि वो रिपीट करती रहती है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लाओ यांग के डेथ में ऐसा हुआ, फेदू के फादर की डेथ में ऐसा हुआ, फेदू की मदर के साथ ऐसा चल रहा था, ये केस में 20 साल पहले ऐसा हुआ, ये केस में 15 साल पहले ऐसा हुआ, और हमने 2 दिन पहले क्या डिस्कवर किया, हमने 1 वीक पहले क्या डिस्कवर किया, हमने क्या छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व की थी। वो ये चीज़ें रिपीट करती हैं, कभी कभी डायलॉग में रिपीट करती हैं, कभी कभी जो नरेशन है उसमें रिपीट करती हैं। तो बिकॉज शी रिपीट्स देम, तो अगर हमें पहले का याद है तो हमारा फिर से पिंग होता है ब्रेन में, और लाइक आपने ये ऑब्जर्व किया, वेल डन, ये फीलिंग आती है। और दूसरा कि अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे याद आ जाता है। और तीसरा, आई थिंक कि कितने लोगों के लिए, नॉट आई डोंट थिंक कि ये इंटेंशन था, पर कितने लोगों के लिए हो सकता है कि बिकॉज इट्स बीइंग रिपीटेड सो मैनी टाइम्स वो याद रह जाता है। ये हम स्कूल में करते थे ना कि बार बार राइट इट 5 टाइम्स, राइट इट 10 टाइम्स, उस तरह से कि याद रह जाता है। और क्योंकि प्रीस्ट ये प्लॉट पॉइंट्स बार बार रिपीट करती रहती हैं, हमको बार बार एक्सप्लेनेशन देती रहती है, वी रिमेंबर। और इवन दो इसका जो मेन स्टोरी आर्क है, जो बड़ा वाला स्टोरी आर्क है कि फेदू के साथ क्या हो रहा है, ये रिसाइटर कौन है एंड एवरीथिंग, वो पार्ट इतना स्लो जा रहा है कि हमें हर बार थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। पर जो मेन केस जो अभी चल रहा है वो इतना फास्ट पेस जा रहा है, नॉट लाइक इट्स टू फास्ट पेस्ड, पर उसकी पेसिंग इतनी अच्छी है कि वी आर ऑलवेज एंगेज्ड। हमारा हमेशा कंसंट्रेशन स्टोरी पे होता है। अगर आप ध्यान दे रहे हो, लाइक यू आर नॉट यूजिंग योर फोन इन द मिडल ऑफ इट, तो आपका ध्यान स्टोरी पे होगा ही। और एल्स आप मेरे जैसे हो जो ऑडियो बुक रख के कुछ करे तो भी उनसे ऑडियो बुक याद रह जाती है। ईदर वे, लाइक अगर आप स्टोरी पे ध्यान दे रहे हो, इट इज़ सो रिवॉर्डिंग टू रीड एंड देन टू वॉच, इट्स सो गुड। लाइक आई विश कि अगर थाई बीएल्स ये स्टोरीज से कुछ भी सीखे तो ये सीखे कि सी ड्रामास, सी बीएल्स, दे आर सो गुड। थाई बीएल इंडस्ट्री में इतना सारा पैसा है पर वो इतना बकवास काम कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू लुक एट अ बीएल, आई डोंट वांट टू लुक एट अ जीएल दैट्स फ्रॉम थाईलैंड। मुझे देखने की भी इच्छा नहीं होती थी। लाइक मैं नेक्स्ट प्रिंस के लिए इतनी एक्साइटेड थी एंड द वे दे रूइंड द होल थिंग। लाइक वर्ल्ड बिल्डिंग डाला है पर व्हाटएवर चल रहा है उनके स्ट्रीट में हम पानी पूरी जैसे लेते हैं ना, वो लोग पर्ल्स ले रहे हैं एंड आई एम लाइक, मैं गाली देने को तैयार हूँ। ये शो इतना बकवास था। बट एनीवे, लाइक मैंने आगे देखा भी नहीं है। लाइक वो शैम्पेन पर्ल्स वाला एपिसोड था ना कि वो सब मीना नागार्जुन जाते हैं, उसके बाद आई डिड नॉट वॉच बिकॉज वो पर्ल्स वाला वॉज माई लास्ट ड्रॉ। मैंने इतना टीडियसली, लाइक 4th एपिसोड के बाद तो मैंने पूरा एपिसोड देखा भी नहीं है। आई हैव बिन फास्ट फॉरवर्डिंग थ्रू एवरीथिंग इन दैट शो। पर ये पर्ल्स वाला के बाद तो लाइक नहीं, ये मैं फास्ट फॉरवर्ड पे भी नहीं देख सकती। मेरी ज़िंदगी का टाइम जा रहा है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है ये शो मैं आगे देखूँगी तो। इट्स सो अनोइंग एंड लाइक उस शो में इतने सारे पैसे डाले हैं एंड यू माइट थिंक कि यार कॉस्ट्यूम तो उतने अच्छे हैं ना, पर नो, ये जो पोजीशन में है, ये जो स्टोरी लाइन है, उसके लिए ये कॉस्ट्यूम उतने अच्छे नहीं हैं। इफ़ दिस वॉज अ बारबी स्टोरी, इफ़ दिस वॉज फुल फैंटेसी, अच्छा अच्छे कॉस्ट्यूम्स हैं, बट फॉर द स्टोरी जिस तरह से वो कहना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, जो मैसेजेस वो सेंड करना चाहते हैं, द कॉस्ट्यूमिंग डज नॉट वर्क। उन्होंने जितने भी पैसे डाले होंगे वो तेल लेने गए, बिकॉज लिटरली इट डज नॉट वर्क। लाइक अ प्रिंस वो ऐसे फ्रिवलस टाइप के कपड़े नहीं पहनेगा। अ प्रिंस वुड वेयर शार्प एजेस
जिसको कंपटीशन करनी हो. इवन रामल जो हमेशा से ये कंट्री में रहा है, ही वुड वेयर सॉलिड शार्प एजेस. वो कभी भी लेसी कुछ नहीं पहनेगा. स्पेशली अगर उनकी कंट्री में मिसोजिनी है, तो हाउ द हेल इज एनी ऑफ देम वेयरिंग एनीथिंग लेसी इन पब्लिक एंड गेटिंग अवे विद इट. इट्स सो अनोइंग. एनीवे, मैंने उस शो के राइटर से ज़्यादा सोचा है. इट्स सो अनोइंग. एनीवे, यू नो, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट की थी बैक इन 2022, तब की BLs भी मेरे हिसाब से एटलीस्ट अलग थी. लाइक स्टार इन माई माइंड, स्काई इन योर हार्ट. लाइक स्टार इन माई माइंड मेरी पहली BL थी. एंड आई डिड इट बिकॉज मुझे क्लून का कैरेक्टर बहुत पसंद आया था. एंड इवन दो वो स्टोरी इतनी सिंपल है, उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट की है. एंड एट टाइम्स वो फ्रस्ट्रेटिंग भी है, बट इट मेक्स सेंस वाई इट्स फ्रस्ट्रेटिंग. ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्टोरी पे फोकस ही नहीं किया, वॉट एवर स्टोरी करके डाल दिया और प्रोडक्ट प्लेसमेंट 10,000 किए एंड दे आर जस्ट हैप्पी विद दैट. नो, उसमें स्टोरी थी. इट वॉजंट गोइंग टू विन एन ऑस्कर और एनी थिंग, यू नो, बट तो भी जो स्टोरी थी वो अच्छी थी. 45 मिनट्स का एपिसोड था. वो एपिसोड्स 1.5 आवर्स के नहीं होते थे. एंड उसकी पेसिंग रिलेटिवली डिसेंट थी. एक प्लॉट था कि वो फ्रेशर कंपटीशन जीतना है उनको एंड एवरीथिंग. इट वाज सो सेंसिबल, आई गेस. पर आजकल BLs में, स्पेशली थाई BLs, मैंने कल ही ट्राई किया था कि मैं डिनाइड लव देखूं. एंड आई वाज जस्ट सो लाइक, उसमें एक कैरेक्टर है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसके फादर मर जाते हैं एंड ऑल शी केयर्स अबाउट इज़ फ्लर्टिंग विद दिस अदर गर्ल. एंड आई एम लाइक, हाउ कैन यू, योर फादर इज़ डेड. पर ये कैरेक्टर को कुछ भी नहीं हुआ. शी इज़ जस्ट अप एंड फ्लर्टिंग अबाउट इट. आई डोंट नो कि आगे जाके मे बी दे फेक्ड हिज डेथ और वॉट एवर, इसलिए शी इज़ ऑल गंग हो अबाउट इट. पर एट दिस पॉइंट जितना मैंने देखा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे ऐसा इंसान ही नहीं देखना कि जो अपने क्लोज रिलेटिव की मौत हो जाने के बाद ऐसे किसी के साथ फ्लर्ट कर सके. इसलिए मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख के भी थोड़ा इकी फील हुआ था, क्योंकि वो जो छोटी बच्ची थी वो मर जाती है एंड देन चारान एंड वट एवर उसका नाम था, वो दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं एंड दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ इट. एंड आई एम लाइक, यू, अगर लाइक 1 साल हो गया हो, यू नो, दैट्स फाइन, दैट्स ओके. पर लाइक डायरेक्टली उसके बाद जस्ट और मैंने ओनली यू भी देखने का ट्राई किया, मैंने रीसेट भी देखने का ट्राई किया, पर वो इतना चिल्लाता है फर्स्ट एपिसोड में जो मेन कैरेक्टर है. लाइक आई नो कि उसका एक्टर अच्छा है, क्योंकि मैंने उसे 180 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड वाले में देखा था एंड आई रियली एन्जॉयड हिम. तो मुझे पता है कि वो एक्टर अच्छा है, पर डायरेक्टर ने ही कहा होगा कि यार चिल्लाते रहो. वो लाइक 15-20 मिनट्स तक तो चिल्लाता ही रहता है. एंड आई एम जस्ट लाइक, मैंने मैरी माई हस्बैंड देखा है, कोरियन वर्जन, जापानीज़ वर्जन, दोनों. एंड मैंने रिवेंज, परफेक्ट मैरिज रिवेंज देखा है, मैंने टिल द एंड ऑफ द मून देखा है. मैंने ऐसे कितने सारे शोज़ देखे हैं जिसमें कैरेक्टर मर जाता है एंड देन दे गो बैक इनटू द पास्ट. 1 साल, 10 साल, वट एवर, दे गो बैक इनटू द पास्ट. एंड लाइक मैरी माई हस्बैंड की बात करें तो वो लड़की है, शी इज़ अ गर्ल एंड वो इतना चिल्लाती नहीं है. या शी फ्रीक्स आउट इनिशियली, पर वो काम डाउन हो जाती है. वो उसका बॉस आता है, उसे शूज़ देता है एंड उसे घर जाने का कहता है और उसे सब कुछ रियलाइज़ होता है कि ओह ये सब हो रहा है, मैं प्लान बनाती हूँ. वो सिर्फ सेटल डाउन होके काम पे लग जाती है. ये लड़का 20 मिनट तक चिल्ला रहा था, लड़का होके. एंड आई नो कि यार डोंट बी सो सेक्सिस्ट एंड एवरीथिंग, पर लाइक कम ऑन, लाइक इतना सारा हिस्टेरिकल होने की ज़रूरत नहीं है. एंड एट नो पॉइंट इन टाइम डज ही एक्चुअली आस्क एनी क्वेश्चंस. वो कुछ कहता नहीं है, कुछ पूछता नहीं है, बस चिल्लाता रहता है एंड सो अनोइंग. यू नो, अभी शाइन आने वाली है August 2 को, BOC माई लापो प्रोजेक्ट. एंड ऑन द वन हैंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि उसका ट्रेलर देखा है एंड आई वाज लाइक वी आर सो बैक. एंड आई होप, आई जेन्युइनली
होप कि ये शो अच्छा होगा, पर मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। लाइक उनके लास्ट शोज 4 Minutes एंड DFF, दे वर सो बैड। वो डार्क बनना चाहते थे, एजी बनना चाहते थे, पर नहीं हुआ। दैट्स वाई दे हैड टू कम बैक टू समथिंग लाइक KinnPorsche, समथिंग जो लाइट हार्टेड भी है और सीरियस भी है। They had to do what they did again. They had to come back to what made them successful. And I know कि मैं थाई BLs को बहुत क्रिटिसाइज़ करती हूँ, and I hope कि आपको ऐसा नहीं लगता कि I'm just being mean here. You can't hate something unless you love it. और मैं अभी hate पे नहीं हूँ. I still care so much, and I hope कि आगे जाके they can fix the problems that they have. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।